और शुरुआती जो मैं बात करना चाहूँगी ये रोज़गार से शुरू होगी, ये विकास तक जाएगी और साथ ही ये जिम्मेदारियों पर ख़त्म होगी। तो जब रोज़गार की बात होती है तो सबसे बड़ा सवाल आप ही से उठता है। आप बताएं कि आपके पास युवाओं को रोज़गार देने की एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और रोज़गार की तलाश में, रोज़गार ना मिलने के गुस्से में उत्तराखंड के नहीं बल्कि पूरे देश के जो युवा हैं वो सड़कों पर हैं। तो सबसे पहले बताएं कि कौशल विकास आप मंत्री हैं, क्या तैयारी है युवाओं को विकास देने की? कहाँ तक आपकी सरकार और आपका विभाग जा रहा है? 100 दिन आप जल्द पूरे करने वाले हैं। मैम, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि 23 मार्च को जब हमने शपथ ली और उसके बाद मैंने अपने कार्यभार संभाला तो हमने समीक्षा बैठक ली अपने विभागों की। और आपने कौशल विकास की बात करी तो मैं कौशल विकास से शुरू कर रहा हूँ कि कौशल विकास में हमारा काम ट्रेनिंग देना है और फैसिलिटेशन करना है। जी। हमने पिछले 5 वर्षों में, क्योंकि जो आंकड़े मेरे पास हैं वो हमने लगभग 92,000 लोगों को ट्रेन किया और उसमें से 31,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। जब मैंने यहाँ पर अपना कार्यभार संभाला तो मैंने अधिकारियों से बात करी, जो पूरे आंकड़े सामने आए, जो हमने कमियाँ देखी। तो मेरा मानना ये था कि ट्रेनिंग देना और सरकार के फंड की सिर्फ खाना पूर्ति करना हमारा फ़र्ज़ नहीं होना चाहिए। हमको एक ड्यूटी मिली है लोगों को रोज़गार स्केल दे के एम्प्लॉयमेंट करने की। और मैंने ये फैसला किया कि उत्तराखंड में अब जो स्केलिंग होगी वो डिमांड बेस्ड होगी। देखिए, उत्तराखंड का लड़का, आप विदेशों में चले जाइए, आप देश के किसी कोने में चले जाइए, आपको उत्तराखंड का लड़का मिल जाता है। और सरप्राइजिंग बात ये रही कि जब मैंने होटल इंडस्ट्री, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जो 13 के 13 जिलों में स्थापित हैं, वो हमारी होटल इंडस्ट्री है, हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, हमारे टूरिज़्म सेक्टर है। और जब मैंने उन स्टेक होल्डर्स से बात करी तो सरप्राइजिंगली इनफ ये सामने एक बात आई कि हमारे पास रोज़गार देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमको लड़के नहीं मिल रहे। ऐसा हुआ उत्तराखंड में? एंड दिस इज़ बैक टू बैक मीटिंग्स। तो अगर हमने होटल इंडस्ट्री के, जब मैंने एसोसिएशन से मीटिंग करी और मैंने उनसे बोला आप बताइए क्या समस्या आ रही है, तो उन्होंने कहा भाई साहब हमारे पास रोज़गार देने के लिए पूरे हमारे पास मौके हैं, लेकिन लड़के उपलब्ध नहीं हैं। Then 2 days back, मैं आपको यही समझा रहा हूँ। और 2 days back I was in a conclave, HR conclave in हरिद्वार, which was organized by आय भारत, जिसमें कि टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे सारे कंपनीज के। और मंच पे उन्होंने भी यही बात कही कि हम अपनी अवेलेबिलिटी तो निकाल रहे हैं, लेकिन हमको स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही। So my concept of being a minister of skill development is that I don't want to just impart training. I want to make sure that training converts into employability. Right. And for that reason, what I am doing is I am asking for demands from all these sectors. चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो गई, अपना इंडस्ट्रियल हो गया, अपना फॉरेस्ट हो गया, अपना टूरिज्म हो गया, and then I'm going to train them accordingly with the demand which I get. So that at least I can facilitate to the people then जिन्होंने हमको डिमांड दी है कि हमने आपके डिमांड से ट्रेन कर दिया है और आप इनको ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल। और कट टू शॉर्ट, तकरीबन 7.5 लाख आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए युवा आए थे, जिसमें से तकरीबन 2,500, लाइक यू मे करेक्ट द नंबर्स, उसमें तकरीबन 2,500 लोगों को ही आप, युवाओं को आप रोजगार दे सके। आर दे राइट? मैम, ये थोड़ा सा फिगर को मैं ठीक करना चाहूँगा। सेवा योजना विभाग की आप बात कर रहे हैं, 7.5 लाख लोगों की, वो 7.5 नहीं है, वो टेक्निकली 8.5 लाख लोग हैं, जो 8,50,000 जो हमारे सेवा योजना विभाग में रजिस्टर्ड है। लेकिन दुर्भाग्य कह लीजिए आप कि सेवा योजना विभाग हैज़ नेवर बीन एन आउटसोर्सिंग एजेंसी। हम कभी आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में हमने काम नहीं किया है। तो हमने कभी, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते। हमारे यहाँ मैक्सिमम आप अपना एम्प्लॉयमेंट अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्टर कराने के बाद हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। वी आर नॉट आउटसोर्सिंग एजेंसी। तो सरकार ये कह रही है कि हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे लेकिन रोजगार नहीं, दैट्स स्किल डेवलपमेंट। देयर इज अ स्लाइट कंफ्यूजन। हम आपको तैयार कर देंगे लेकिन रोजगार नहीं दे तो पाएंगे। हमारा काम, क्योंकि 1992 वाज द लास्ट टाइम जब सेवा योजना विभाग के द्वारा कोई एम्प्लॉयमेंट दिया गया। दैट वाज यूपी टाइम। 93 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाता है जिसमें कि हमारे यहाँ का एक व्यक्ति जिसको रोजगार चाहिए था सरकारी नौकरी में, तो उसको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन नहीं था। तो वो हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने एक आदेश पास कर दिया 93 में, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, कि इट इज़ नॉट अ नेसेसिटी कि आप अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आपको सरकारी नौकरी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद से सरकारों ने आउटसोर्सिंग के द्वारा अलग अलग माध्यमों से लोगों को हायर किया, लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी से कभी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में आपने 8.5 लाख लोगों की बात करी जो हमारे यहाँ पंजीकृत हैं, अगर आप उसका रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो हमारे यहाँ जो मैक्सिमम लोग पंजीकृत हुए हैं वो
तीन हिस्सों में हुए हैं। ठीक है। पहला जब स्टेट बना 2000 में, तो लोगों को ये लगा कि सरकार नई स्टेट बनी है। मैं बिल्कुल इसे आगे डिटेल में आपसे समझूंगी, क्योंकि बहुत उत्साहित यहाँ भुवन जी इसका जवाब देने के लिए लग रहे हैं। और ललकार की शुरुआत आपसे तो होनी बनती ही है, सवाल का जवाब तो आप इसका देंगे, क्योंकि आपने जो ललकारा था खटीमा में, उसका जो नतीजा है वो हम सभी ने देखा और इतिहास में आपने अपना नाम लिख दिया। युवाओं की बात से, जैसा रोजगार की बात से शुरू हुई, तो जो सौरभ जी कह रहे हैं, आप बिल्कुल सहमत हैं इस बात से कि स्किल तो हुआ है और रोजगार भी समय समय पर देंगे, क्योंकि आपने युवा नेता रहते हुए बड़े रोजगार के मुद्दे और युवाओं की बात उठाई है। देखिए, स्किल डेवलपमेंट जिस पे हमारे सौरभ बगुणा जी अभी 3 महीने से हैं, मेरे कुछ सुझाव हैं। स्किल डेवलपमेंट में आप 3 महीने के कोर्सेज कराते हैं, 6 महीने के कोर्सेज कराते हैं। आप मेहंदी लगाना सिखाते हैं, आप सिलाई सिखाते हैं, आप ब्यूटी पार्लर के कोर्स सिखाते हैं, आप होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ सिखाते हैं। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, जहाँ हमारे प्रदेश में स्किल्ड युवा जो ITI करके निकल रहे हैं, जो पॉलिटेक्निक करके निकल रहे हैं, जो BTech करके निकल रहे हैं, जो BCA, BBA, MBA, HM, ANM, JNM, BSc नर्सिंग, जो प्योरली स्किल्ड हैं, सरकार उनके लिए रोजगार की कोई योजना नहीं खड़ी कर पा रही है, उनको कहीं रोजगार नहीं दे पा रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 3 महीने 6 महीने में ट्रेन कर आप कैसे रोजगार देंगे। आपने कहा कि हमने बहुत सारी मीटिंग करी होटल एसोसिएशन से, उन्होंने कहा हमें स्किल्ड युवा नहीं मिल रहे। तो 92,000 स्किल डेवलपमेंट के लोगों को निकालने के बाद भी क्या कारण है कि स्किल्ड युवा नहीं मिल पा रहे हैं? और जो स्किल्ड युवा हैं, जो इतने सारे कोर्सेज करके निकल रहे हैं पढ़ाई करके, उनके लिए सरकार ने योजना बनानी चाहिए। सौरभ भाई बड़े भाई हैं, बड़ा आदर करता हूँ इनका। ये कहना चाहूँगा, आपका स्किल डेवलपमेंट का जो हेड ऑफिस है वो देहरादून इसी रोड पे है, और अब वेबसाइट में जो आपने नंबर दिए 333-13332, कोई चमोली से लड़का उसमें इंफॉर्मेशन लेना चाहता, अगर मिलना चाहता है, या पिथौरागढ़ से, तो आप मिला के देख सकते हैं। वो दोनों ही नंबर बंद हैं और लंबे समय से बंद हैं। ठीक है। और श्रम योजना की हम बात करते हैं कि आपके पास ही है वो भी, उसमें पूरे स्टेट के युवा 8,42,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन है उसमें, और रजिस्ट्रेशन के साथ आप पूरी डिटेल लेते हैं, उनके मोबाइल नंबर हैं, उनकी योग्यता है, उनके एड्रेस हैं। आप बने हैं तो मेरा ये सुझाव है आपको, आज तक ऐसा होता हुआ कभी नहीं आया कि जो वहाँ नंबर हैं उन नंबरों पर कभी इन्फॉर्मेशन गई हो कि भैया यहाँ पे रोजगार के अवसर है, आप यहाँ आइए, आपकी योग्यता ये है, इसके अनुसार आपके रोजगार बिल्कुल सही बात सृजन है। तो उन नंबरों मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उन नंबरों का उपयोग, उस डिटेल का उपयोग सरकार क्या करती है? क्या डाटा का? ठीक है, सौरभ जी इसका जवाब देंगे, उसके बाद हम अगले मैं जैसे भुवन भाई ने बोला, इनके सजेशंस हैं, मैं इसको ज़रूर नंबर्स को क्रॉस चेक करा लूँगा कि ऐसे क्यों है, अगर ये कह रहे हैं कि नंबर्स काम नहीं कर रहे। लेकिन मैं थोड़ा सा, मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन है टू व्हाट आई सेड एंड व्हाट ही अंडरस्टूड। मैंने ये कहा कि हमने 96,000 लोगों को स्किल करी और 31,000 लोगों को नौकरी मिली। मैंने ये नहीं कहा कि 96,000 लोग बेरोजगार हैं, उसमें से 31,000 पीपल गॉट एम्प्लॉयमेंट, उनको एम्प्लॉयमेंट मिली है। जो बाकी लोग हैं, हो सकता है उनको स्टेट के बाहर एम्प्लॉयमेंट मिली हो व्हेन दे आर स्किल्ड, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि जो आदमी हमसे ट्रेनिंग लेके चला गया वो हमको वापस आके इन्फॉर्म करेगा कि भाई साहब मेरी नौकरी लग गई। 31,000 लोगों ने हमको, जिनको हमने फैसिलिटेट किया, जिनको नौकरी मिली, उनका हमको मालूम है। बाकी लोगों को हो सकता है मिली हो, कुछ लोगों को ना मिली हो। मैं एग्जैक्ट नंबर 31,000। छोटा सा सवाल मेरा है कि ये रेशियो इतना डिफर क्यों है? जितने लोगों को आप स्किल देते हैं और जितने लोग नौकरी पाते हैं, तो ये चेक एंड बैलेंस कैसे ठीक होगा? मैं आपको यही, दैट वाज माय फर्स्ट स्टेटमेंट, कि बहुत टाइम ऐसा भी हुआ कि हमने स्किल ऐसी चीज़ों में दे दी जिसकी डिमांड ही नहीं थी। अच्छा, मैंने आपको पहले क्या बोला, माय फर्स्ट लाइन वाज कि उत्तराखंड नीड्स स्किल ट्रेनिंग एज पर द डिमांड ऑफ उत्तराखंड। जैसे जैसे डिमांड है वैसे वैसे आप अगर ट्रेन करोगे तो जॉब अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब इसी का ही एक फॉलो अप सवाल है जो लगभग जितने भी हमारे यहाँ पर गेस्ट आएंगे उनसे पूछा जाएगा, और वो सवाल है अग्निपथ से जुड़ा हुआ। जब हम रोजगार की बात करते हैं और उत्तराखंड के
क्षेत्र में तो जवानी, पानी और सेना, इन तीनों का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। तो जब जवान और सैनिक की बात आती है तो आपसे मैं शुरुआत करूंगी। भुवन जी, आप बताएं कि अग्निपथ योजना को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के नेतृत्व में युवा सड़कों पर उतार रहे हैं, आपके नेता सड़कों पर उतर रहे हैं, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक उतर रहे हैं। आप कैसे इस मुद्दे को देख रहे हैं? देखिए, अग्निपथ योजना की घोषणा होने के बाद 1 घंटे में पूरे देश में युवा सड़कों पर आया। आगजनी जैसी बड़ी घटनाएं हो गई। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि युवा खुद निकला। एक विधान, एक संविधान, एक राष्ट्र की बात करने वाली सरकार एक आर्मी, एक विधान, एक संविधान क्यों नहीं ला रही है? आप एक तरफ कहते हैं कि भाई सेना में आप अफसर बनेंगे, सीडीएस और एनडीए निकालते हैं। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आप कहते हैं कि अब आप यहाँ बैठ सकते हैं। उनको तो आप 4 साल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जो युवा जा रहा है वहाँ सेना में, बॉर्डर पे, जिसने सीने पे गोली खानी है, आप 4 साल में उसे घर चले जाओ कह रहे हैं। आप जो है 25% को कह रहे हैं कि आप रखेंगे, 75 को आप निकाल देंगे। तो उसका आपका क्राइटेरिया क्या होगा? जब सीडीएस में कोई निकलता है या एनडीए में निकलता है, 4 साल बाद वो घर अगर वापस आता है तो उसे कहा जाता है कि ये फेलियर है। तो आप समझिए कि 4 साल बाद जो 75% युवा घर से वापस आएगा, 25% वहाँ रखा जाएगा। उस 75% युवा के मन में क्या भाव आएगा कि मेरे अंदर क्या वो योग्यता नहीं थी कि जो 25% युवाओं में है जो वहाँ रखी गई है? समाज में उसके प्रति क्या भाव जाएगा कि भाई आप 4 साल बाद वापस आ गए, 25% सेलेक्ट हुए, 75 बाहर हो गए। तो इसका मतलब 75% के अंदर वो योग्यता नहीं थी जो 25% के अंदर है। आप एक पैकेज बता रहे हैं कि आपकी तनख्वाह इतनी है, आपको रिटायरमेंट में इतने पैसे मिलेंगे। तो आप क्या पैसे दे रही है सरकार कि पहले साल में 9,000 रुपये पीएफ काट रही है, तो 9,000 सरकार जमा की, 18,000 पहले साल के हिसाब से जमा होते हैं। दूसरे साल में 9,900 रुपये पीएफ काट रही है, उनके जमा होते हैं। तीसरे साल में 10,950 रुपये पीएफ काट रही है। चौथे साल में 12,000 काट रही है। तो उन युवाओं का कटा हुआ पैसा चौथे साल में उनके हाथ पर रखकर आप कह रहे हो कि आप चले जाओ भाई, आप योग्य नहीं हो। अब आप बताइए कि किस भाव से वो आएंगे? ठीक है। और वो युवा जिनकी आप योग्यता 8 पास, 10 पास और 12 पास कह रहे हैं, उनके जीवन का जो महत्वपूर्ण समय है 20, 17, 18, 19, 20, 21, जिसमें वो अपने जीवन का 50 साल का रास्ता तय करते हैं, अपना भविष्य तय करते हैं, उन 4 सालों में आप उन्हें वहां ले जा रहे हैं। आने के बाद वो क्या करेंगे? उनके अंदर क्या भाव होगा? ये देश की सुरक्षा, और जिस युवा का खुद का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा वो 4 साल तो इसी टेंशन में रहेगा कि भाई मेरा होगा नहीं होगा। और दूसरी बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, किसी पूर्व सैनिक से या पूर्व सैनिक अधिकारी से आप पूछिए, उनका कहना है कि आर्मी में सिपाही 5 से 6 साल में तैयार होता है बॉर्डर में जाके लड़ने के लिए, और आप 4 साल में उसे घर भेज दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल यही कुछ सवाल हैं जो जैसे ही इस योजना को सार्वजनिक किया गया तो यही सवाल उठे, और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए कुछ युवाओं ने नेताओं के दरवाजे भी खटखटाए, तो कुछ सड़कों पर भी उतरे। और सौरभ जी, यही सवाल मेरा आपसे है, जब यहाँ से उत्तराखंड की धरती से युवा देश की सरहद पर जाएगा सेवा करने के लिए और 4 साल बाद वापस आएगा, तो आपका विभाग भी क्या उसके लिए कोई तैयारी कर रहा है? और दूसरा ये बताइए कि जितने भी सवाल भुवन जी ने उठाए लगभग वही हैं जो शुरुआती दौर के हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सभी मंत्री जाएं, नेता जाएं अपने क्षेत्र में और समझाएं इस योजना के बारे में, जैसा कि आपने किसानों के साथ किया था। तो क्या आप समझाने में कोई सफलता हासिल कर पाए हैं अभी तक? मैडम, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भुवन भाई ने अपनी कुछ रिजर्वेशन सामने रखे हैं, और सबसे पहली जो इनकी लाइन थी वो ये थी कि युवा 1 घंटे में सड़क पर उतर गए और आगजनी भी हुई। आप देश की प्रथम 3 संस्थाओं में जाने की बात कर रहे हैं, रक्षा संस्थाएं हैं वो देश की प्रथम, और जो युवा सड़क पर उतर के ट्रेन जला रहे हैं, जो घर जला रहे हैं, जो गाड़ी के शीशे तोड़ रहे हैं, वो उस संस्था में सबसे पहले जाने के लायक नहीं है। मेरा कहना तो ये है। अगर आप देश की प्रथम संस्थाओं में जाने की बात कर रहे हैं तो ये वो युवा नहीं है। दूसरी बात, एयरफोर्स ने 3,000 भर्तियाँ निकाली और 4 दिन के अंदर 96,000 युवाओं ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराए। तो क्या वो भारत देश के युवा नहीं है? क्या उनको ये स्कीम समझ में नहीं है? तो काउंटर मैं आपको पूरा डिटेल पे आ रहा हूँ कि स्थिति ऐसी है कि किसी न किसी मैं आपको पूरा डिटेल पे आ रहा हूँ।
इन्होंने बोला कि 25% युवाओं को, तो 10 लाख लोगों को अगर आप आवेदन कर रहे हैं अग्निवीर में, 10 लाख लोगों को एम्प्लॉय किया जाएगा तो 2.5 लाख आदमी तो रेगुलर आर्मी में रहेगा। 10% को माननीय अमित शाह जी जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि उसको हमारे असम राइफल जो CAPF में इनरोल किया जाएगा। तो 35% युवा, 3.5 लाख युवा 10 लाख में तो 100% इनरोलमेंट पे आ गए। देश की जो बड़ी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं, महिंद्रा सामने आई, रिलायंस सामने आई, उत्तराखंड सरकार तक ने ये बात रही कि हम अग्निवीरों को अपने यहाँ रोजगार में प्रायोरिटी देंगे। मेरा मकसद ये है कि आप, ठीक है, जब किसान आंदोलन हुआ, आपने किसान आंदोलन की बात करी कि आप समझाइए, हम समझा रहे हैं। देश के युवाओं ने अपनी बात रखी, 21 साल से बढ़ा के हमने उसको 2 साल और केंद्र सरकार ने बढ़ा के 23 साल कर दिया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फोकस है, आज हमारी आर्मी की जो एवरेज एज है वो 32 ईयर्स है, एवरेज एज। उसको अगर हम 17 से 23 साल तक करते हैं, वो एवरेज एज कम होकर आती है 22 से 23 साल। आज देश की सारी आर्मियां उठा लीजिए, किसी की भी आर्मी की एवरेज एज 22, 23, 24 साल के ऊपर नहीं है। भारत की जो आर्मी है उसकी एवरेज एज 32 ईयर्स है। उसको बेटर करना है। मैं इसी से फिर जुड़े, बस बात इतनी है कि बहुत सारे सवाल आप लोगों से पूछ रहे हैं, तो मैं इसी पर ही फंसकर नहीं रह जाना चाहती हूं, क्योंकि विपिन रावत जी CTS, उन्होंने कहा था कि हमारी जो एज है सैनिकों की वो बढ़नी चाहिए। उन्होंने तो ये तरफदारी की थी और उसी का ही काउंटर जवाब कांग्रेस और विपक्षी दल देते हैं। ठीक है, मैं इसे यहाँ पर छोड़कर, और जैसा कि आपने अपील की है कि बहुत कुछ उज्ज्वल भविष्य इस योजना के अंतर्गत युवाओं का होगा, मैं वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ूंगी, क्योंकि उत्तराखंड में जहां रोजगार की एक समस्या है, तो भ्रष्टाचार भी एक बड़ी समस्या है। और अभी जो सत्र हुआ उस दौरान भी आपने भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा उठाया, आपने UKSSC की मुद्दा आपने उठाया, और उसके अलावा रामविलास यादव, कई ऐसे सामने हमारे भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले मुद्दे आए हैं। तो उस पर मैं आपकी सबसे पहले आपका मत जानना चाहूँगी। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग, बात रोजगार देने की सरकार कर रही है, रोजगार उस संस्था से दिला रही है जो सबसे भ्रष्ट है। आप ये समझिए, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग ने 2016-17 में एक एग्जाम कराया ग्राम विकास अधिकारी का, और वो उसके भेंट चढ़ गया भ्रष्टाचार के। उसमें सरकार ने 17-18 में एक कमेटी बनाई, PCCF वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी रणवीर सिंह जी की अध्यक्षता पे। उस कमेटी ने फॉरेंसिक जांच के आधार पर जो 180 लोग सेलेक्ट हुए, उसमें ये रिपोर्ट जमा करी कि 65 लोग उसमें दोषी हैं जिनके रिजल्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ है। उस रिपोर्ट को जमा किया, सरकार ने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। 115 युवा जो योग्य थे उनकी नौकरी भेंट चढ़ गई। 65 लोग जो दोषी थे वो आज भी खुले हैं। जो चयन आयोग भ्रष्ट था, जिसको सस्पेंड होना चाहिए था सचिव और अध्यक्ष को, वो आज भी बैठे हुए हैं। उसके बाद आज मैंने बहुत सारे मामले दिए आपको। आज मैं फिर आपको बता रहा हूं कि पुलिस की भर्ती है, और उत्तराखंड का पूरे युवा जोर शोर से तैयारी में लगा हुआ है। पहले भर्तियों में जिलावार जो है मेरिट बनती थी, जिस जिले के बच्चे हैं उस जिले में उन्हें रोजगार मिलता था। अब चयन आयोग से उसकी परीक्षा करानी है तो उसको स्टेट पे कर दिया। अब होगा क्या, जो पिथौरागढ़ है, चमोली है, उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, दूरस्थ सीमांत जिले हैं, उनके युवाओं को बाहर कर दिया जाएगा। उन युवाओं को अवसर नहीं मिल पाएगा। अगर पिथौरागढ़ की भर्ती पिथौरागढ़ जिले में होती तो पिथौरागढ़ जिले को कुछ रोजगार मिल पाता, चंपावत को कुछ मिलता, चमोली को कुछ मिलता, उत्तरकाशी को, रुद्रप्रयाग को, सब जगह कुछ न कुछ रोजगार मिलता, लेकिन उसे स्टेट लेवल पे कर दिया है। जैसे सरकार ने हमारे प्रदेश के छोटे ठेकेदारों को खत्म करने के लिए क्या किया, पूरे सिंचाई विभाग हो, चाय विभाग हो, उसकी एक योजना बना दी। वो योजना इतनी बड़ी है कि उत्तराखंड का कोई ठेकेदार उसको क्वालिफाई नहीं करता, ठेकेदारी के क्षेत्र में वहां रोजगार मार दिया। ठीक है, बहुत ऐसे ही पुलिस के क्षेत्र में भी स्टेट में लाए हैं। और चयन आयोग जैसा भ्रष्ट संस्था जिसका करा रही है, जिस जो एजेंसी एग्जाम करा रही है पिछले सालों से, मध्य प्रदेश में व्यापम में ब्लैक लिस्टेड है, उत्तर प्रदेश में ठीक है उसके पे मुकदमा चल रहा है। इस बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, और मैं आप ही से अब जवाब नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, मैं जरूर आपके से इसका जवाब चाहूंगी कि भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, जीरो टॉलरेंस की बात भाजपा कहती है। बावजूद इसके समस्या उठाने के बावजूद क्या जांच हो रही है इस विषय? अभी मैं दिखाता हूँ। चलिए यही रियलिटी चेक कर
अच्छा ठीक लगा- है, इस दोनों नंबर पक्ष पे इस लगा वक्त लो यार। सामने हैं। अरे यार कोई नहीं, कर लेंगे। ठीक है। भ्रष्टाचार पर क्या जांच हो रही है? मैम भुवन भाई ने एक बात कही कि लोक सेवा चयन आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो सबसे भ्रष्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इससे बीजेपी जो है भर्तियां कर रही है। तो ये आयोग की भर्तियां कब शुरू हुई और कौन सी सरकार में, मतलब क्या कांग्रेस के टाइम पे कहीं और से होती थी? जी। अगर ये इतनी भ्रष्ट संस्थाएं थी तो कांग्रेस की 90% जो उस वक्त भर्तियां हुई वो इन्हीं दोनों आयोग से कराई गई। तो ये बोलना, स्वीपिंग रिमार्क्स ऐसे नहीं करने चाहिए। तुरंत जवाब दें भुवन जी। मैं एक सेकंड, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक चीज गलत हो सकती है, लेकिन उसके लिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन को गलत ठहराना वो गलत रहेगा कि वो पूरी सवाल पूरी तरह से उसे भ्रष्ट। हाँ, मैं पूरी कह रहे हैं। हर कहीं ना कहीं पे आपको कोई ना कोई फॉल्ट मिलेगी, लेकिन उससे ये कहना कि पूरा एक आयोग हमारा भ्रष्ट है या पूरा सेवा चयन आयोग, लोक सेवा चयन आयोग भ्रष्ट है, उसको मैं कहता हूँ कि इतना स्वीपिंग रिमार्क नहीं होना चाहिए था। दूसरा, इन्होंने भर्ती की बात करी कि उसमें कुछ करप्शन हुआ, करप्शन की जांच हुई। जांच किस स्टेटस पे है मैं आपको आज इस वक्त मंच पे नहीं बता सकता, क्योंकि ऑब्वियसली आई वाज नॉट अवेयर कि ये जांच आज के दिन कहाँ पर है। इन्होंने मेरे संज्ञान में डाला है, लेकिन जांच हो रही है। नहीं देखिए, हर चीज़ में जांच हुई है। आप NH-74 का स्कैम हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही तो उसमें सारे अधिकारियों को जेल भेजा, और किसने भेजा बताइए? NH-74 का जो सबसे बड़ा स्कैम आया उत्तराखंड में, उससे बड़ा कोई स्कैम नहीं हुआ है। ठीक है, इतने आपने ये मुद्दा उठाया भुवन जी, आप इस जवाब से संतुष्ट है कि जांच हो रही है? अभी उन्हें जानकारी वो नहीं संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि देखिए उनका देखिए, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात करी, लोक सेवा चयन आयोग की बात नहीं करी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 80,000 बच्चों का एग्ज़ाम 18 पालियों में कराता है, यानी 18 अलग अलग पेपर हैं, तो आप कैसे योग्यता जांचेंगे? लोक सेवा आयोग 2,58,000 बच्चों का एग्ज़ाम एक दिन में कराता है। ऐसा तो है नहीं कि सरकार के पास व्यवस्थाएं नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर 1800 जो सवाल हैं, उन 1800 सवालों से रिजल्ट के बाद 332 सवाल को डिलीट कर दिया जाता है। आप खुद आपने माना, जो अभी जेई का एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एग्ज़ाम कराया, उसको निरस्त किया, उसमें 50% सवाल गलत थे। वो कौन से एक्सपर्ट हैं जो भाई सवाल बना रहे हैं? मैम तो आप उसमें हमने तो सौरभ सीबीआई जी- जांच। आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए ये बात उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ, उत्तराखंड के भविष्य का भी है। अगर इतना भ्रष्टाचार होने के बाद जो चुन के बैठेंगे वो क्या करेंगे, ये सोचने का विषय है। ठीक है, एक और क्विक जो आंसर, योग्य युवा भुवन जी, मेरे उससे को बार-बार बाहर होंगे, रिमाइंडर मिल रहा है कि वो समय क्या खत्म हो करेंगे, रहा है। ये भी सोचने का विषय है। ठीक है, एक इस पर जवाब और उसके बाद कुछ देखिए, क्वेश्चंस है मेरे मैम पास। एकदम सही बोला भुवन भाई ने, और मैं इसी बात पे कह रहा हूँ कि जब ये कह रहे हैं कि जब 50% हमने खुद ही उसको सरकार ने कैंसिलेशन कर दिया, तो सरकार सीरियस है करप्शन को लेके, चाहे NH-74 स्कैम हो, चाहे ये 50% ठीक है। कैंसिलेशन। हम भ्रष्टाचार पे हमारे यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है सरकार में। हम माननीय मोदी जी का मॉडल फॉलो कर रहे हैं, माननीय योगी जी, आप देख लीजिए यूपी हो चाहे वो ठीक है, उत्तराखंड हो, ठीक है। हम लगातार हमारा तो करप्शन के कहना है, खिलाफ मार कर रहे हैं। अध्यक्ष और सचिव को क्यों नहीं हटाया गया? 2017 में 1 साल का एक्सटेंशन दिया, आज 2022 है, तो उनको हटाना चाहिए। कार्रवाई तो ये है। ठीक है भुवन जी, अब समय बहुत कम है, मैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, बस छोटे छोटे आंसर उनसे चाहूंगी। देखिए, कहा जाता है कि हमारे समाज में भी कि जो बाप का कर्ज है वो बच्चे उतारते हैं। इस वक्त उत्तराखंड पर जो कर्ज है उससे आप सभी अवेयर होंगे, 73,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है, और कहा जा रहा है कि अगले 3 साल में ये 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का होगा। ये कर्ज कैसे उतरेगा? कर्ज तो आप भविष्य में लेने वाले हैं, तो क्या इसके लिए भी कोई बैलेंस बनाने की तैयारी है सौरभ जी? ज़रूर है मैडम। देखिए, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई जब GST इम्प्लीमेंटेशन हुआ, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड स्टेट था वो लगभग 18-19% पे ग्रो कर रहा था, लेकिन GST पे हम लोग को 14% पे कैप कर दिया गया। और इस साल जो GST कॉम्पनसेशन है वो हमारा वो इस साल ख़त्म हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करूंगा कि वो माननीय मोदी जी के पास गए, उन्होंने निवेदन किया कि इसको थोड़े साल और बढ़ाया ठीक है, जाए। तो वहां से कंपनसेट आप ना करेंगे? उस वो एक स्टेप है। सेकंड, हम ऑब्वियसली वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि हम सेल्फ डिपेंडेंट बने एज अ स्टेट, ताकि हमको कर्ज ना लेना पड़े, हमको GST पे निर्भर ना होना पड़े, रिफंड पे। और हम उसको सर्विसेज सेक्टर हो गया, वेलनेस स्पा सेंटर हो गया, हम नई योजनाओं के हिसाब से जो स्टेट में, क्योंकि GST वेरी क्लियरली स्टेज कि जो एंड यूज़र होगा उसी को फ़ायदा होगा,
तो हम एंड यूजर स्टेट बनने के लिए पॉलिसीज को अब ला रहे हैं। ठीक है, तो आप इस पर काम कर रहे हैं, जरूर काम कर पॉलिसीज रहे बना हैं। रहे हैं। ठीक है, समय बहुत कम है। भुवन जी, एक सवाल मेरा, अगर आप इस पर जवाब देना चाहते हैं सबसे पहले जवाब दीजिएगा। उसके बाद सवाल मेरा है कि 30 तारीख को ही 100 दिन पूरे कर लेगी ये धामी सरकार 2.0, तो उस पर भी अपनी बात बताइएगा। आप कितने, देखिए, 10 में से कितने पॉइंट देते हैं? पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो कर्ज लिया है, पिछले 17 साल में जितना कर्ज लिया वो 5 साल में उतना ले लिया। बजट में हम अगला कर्जा कैसे लेंगे, इसको सरकार ने बड़े विस्तार से बताया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।